थ्योरी ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज, बेसिकली ये राउल प्रिस्विच और सिंगर की थीसिस है, जो कि यूएन के द्वारा लैटिन अमेरिका के डेवलपमेंट के एनालिसिस पर 1940s के लास्ट ईयर्स में एक कमीशन बनाया गया था, उसकी फाइंडिंग में उन्होंने दी। और अल्टीमेटली इसी थीसिस के बेस पे इंटरनल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मॉडल बना ISI, जो कि भारत ने भी अडॉप्ट किया था। और आपको याद होगा, शुरू में हम बाहर से कोई भी मैकेनाइज चीज़ें लाते नहीं थे, अपनी स्वदेशी सामान बनाने की कोशिश थी और विदेशी मैकेनाइज माल को हम रोकते थे। तो उसी पे भारत भी चल रहा था। तो ये थीसिस थी क्या? इसमें ये पाया गया, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ की स्टडी को देखते हुए ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि जो देश प्रोडोमिनेंटली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे और मिनरल्स को एक्सपोर्ट करेंगे, विज़ वी दूसरी कंट्रीज़ के जो कि फैक्ट्रियों से तैयार माल आपको एक्सपोर्ट करेंगे, उनकी तुलना में एग्रीकल्चरल देश जो हैं वो मार खाएंगे और उनकी जो लॉन्ग टर्म जो उनको प्रॉफिट है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि जो अनइक्वल एक्सचेंज है वो लॉ काम करेगा। वो इसलिए अनइक्वल एक्सचेंज होगा क्योंकि एक तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। लोगों को भोजन चाहिए, लोगों को फ्रूट चाहिए, और ऐसा अज्यूम किया गया कि एक व्यक्ति जितना भी खा सकता है, उसका पैसा आ जाए, उससे ज़्यादा वो क्या क्या खाएगा, क्यों खाएगा एक्स्ट्रा। जबकि जो मैकेनाइज प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, जितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा सुविधाओं को चाहेंगे, लग्जरी को चाहेंगे, जो कि खाने से संबंधित ना हो करके अन्य चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करेंगे। तो ऐसा कहा गया। दूसरा एक बात और बोली गई कि जो ये हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, इनका जो प्राइस है वो इन इलास्टिक है। अगर प्राइस को बहुत ज़्यादा डाउन कर देंगे तो इन इलास्टिक है प्राइस, अगर उसको डाउन करेंगे तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी और किसान मारा जाएगा। जबकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका प्राइस लेस होता जाता है, पर तब भी प्रॉफिट जो है पूंजीपति का बरकरार रहता है। तो इस तरह के 2-3 फैक्टर उन्होंने दिए, और बेसिकली उनकी जो हाइपोथेसिस थी या थीसिस थी वो लॉन्ग टर्म में लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ के जो ट्रेड को उन्होंने स्टडी किया विज़ अवी अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ के, उसके बेस पे उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया और बड़े पॉपुलर हुआ ये कंक्लूजन 50s और 60-70s में। और डिपेंडेंसी थ्योरी को थ्योरेटिकल फाउंडेशन देने में इसने हेल्प निभाई। भारत जैसे देशों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मॉडल अपनाया और डायरेक्ट पूंजीपति देशों के साथ व्यापार करने से मना कर दिया और अपने देश में अपने उद्योग खड़े करने का प्रयास किया, ताकि पहले हम मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप कर लें, फिर हम व्यापार करेंगे। अन्यथा इस थीसिस को मानते हुए हमने ये माना कि हम कभी भी अपने उद्योगों की स्थापना अगर ओपन व्यापार हम डेवलप कंट्री से करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भारत ने जो है ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी भी अपनाई थी। परंतु हर एक थीसिस और हर एक थ्योरी में कुछ फ्लॉज होते हैं, और वो बाहर आए इसके भी। 70s और 80s में हमने देखा ये जो टाइगर इकोनॉमीज़ थी, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, इवन आसियान के देश, चाइना, जिन्होंने कि पूंजीपति देशों के साथ अपने को ओपन कर दिया, जो कि प्रिस्विच और सिंगर मना कर रहे थे, पर उसके बावजूद भी वो अपना एग्रीकल्चर भी सरप्लस बढ़ा सके और साथ ही साथ वो इंडस्ट्रियलाइज भी कर सके वहाँ से, और इंडस्ट्रियलाइज होने लगे। जब ये डेवलपमेंट सामने आ गई कि ओपन ट्रेड करने के बाद भी कुछ कंट्रीज़ जो है थोड़ी सी पॉलिसीज़ में चेंजेस ला करके ओपन ट्रेड रखते हुए वो इंडस्ट्रियलाइज हो रही हैं, तो प्रिस्विच सिंगर की थीसिस जो है थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई, और अल्टीमेटली भारत ने भी 1990 के बाद इसको छोड़ दिया और हमने भी LPG की नीति अपनाई। तो इस थीसिस के आज भी कई बार स्टडी की जाती है तो इसकी जो बेसिक प्रमाइस है वो ठीक पाई जाती है कि देखिए जी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस विज़ अवी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स से उस स्पीड से नहीं बढ़े जिस स्पीड से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े हैं, और उस बेस पे इस थीसिस को आज भी जस्टिफाई करने का प्रयास किया जाता है। पर इसका जो सबसे मजबूत जो क्रिटिसिज्म मुझे मिला आज पढ़ते हुए, वो ये है कि बेसिकली आप प्राइजेस तो कंपेयर कर रहे हैं, पर साथ ही साथ जो प्रोडक्शन में नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं इंडस्ट्रीज से में,
उन्होंने जो रेडिकल चेंज लाया है लाइफ में और प्रोडक्शन में, चाहे वो एग्रीकल्चर की भी हो, उसको भी तो काउंट करो। फॉर एग्जांपल उदाहरण देकर समझाया था विकीपीडिया पे बहुत अच्छा, कि अगर आप 1920 में जो सामान एक लेबर को 6 दिन के मेहनत पे जो दिहाड़ी मिलती थी उससे वो सामान लेता था, आज वो 2 घंटे में ही लेबर में वो सामान ले सकता है, उस लग्जरी का सामान। उसने मोमबत्ती का उदाहरण दिया। तो ये भी तो हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो क्रांति आई है उसने उनकी अवेलेबिलिटी को कई गुना चीप बना दिया है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। अगर हम नेट की ही बात करें, इंटरनेट की ही बात करें, जब इनिशियल स्टेज में इंटरनेट आया था बहुत महंगा था, मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी, पर इतनी प्रोडक्शन हुई टेक्नोलॉजिकली, इतना बूम हुआ है कि आज मोबाइल लिटरली समाज के 80% लोगों के पास पहुंच चुका है और बहुत जल्दी 100% पहुंच सकता है। कोई बड़ा मुश्किल नहीं होगा, कोई बड़ा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है वो डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की, जिसको ये काउंट नहीं करते। और यही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर को भी तो हेल्प कर रहा है। जब नई जिपें तैयार हो रही है, जिपें सस्ती मिल रही है, तो आपको एग्रीकल्चर का सामान ढोना आसान हो रहा है। आपको नई मशीनें मिल रही है, आपको सेबों में स्प्रे करना आसान हो रहा है। कभी आप सारा दिन लगाते थे, 10 दिन लगाते थे, आज 1 घंटे में या 2 घंटे में स्प्रे कर रहे हैं। उसकी प्लकिंग करना आसान हो रहा है, उसको उसकी सिगरेशन करना आसान हो रहा है, उसको कई बीमारियों से बचाना आपको आसान हो रहा है। तो ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। और आपको अपने माल को दूर से दूर मंडी में पहुंचाना सरल हो रहा है। ये भी तो इनडायरेक्टली फ़ायदा हुआ उनके साथ। तो सिंपली इसको टर्म ऑफ ट्रेड को सिर्फ रिलेटिव प्राइजेज में देखना कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का रिलेटिव प्राइस तुलना की जाए, उसमें साथ साथ जो इनोवेशन ने जो डिस्ट्रक्शन लाई है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, उसको भी ऐड करना चाहिए, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं। तब जाकर आप प्रॉपर इसको समझ सकते हैं। पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिन देशों ने इनकी थीसिस को शुरू में स्वीकार नहीं किया, और ये एशियन इकोनॉमीज़ जो आगे बड़ी टाइगर इकोनॉमीज़, वो डेवलप पहले कर गई। चाइना ने अपने को चेंज किया, चाइना डेवलप कर गया। और आज इवन अफ्रीका में भी ये बात रियलाइज़ हो रही है कि हमें डेवलप कंट्रीज़ के साथ ट्रेड के लिए ओपन अप करना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि अपने देश के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अपने देश में इंडस्ट्री को लाना पड़ेगा, और उसके लिए उसको इंसेंटिवाइज करते हैं, प्रयास करना पड़ेगा। आप भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, आप भी डेवलप हो सकते हैं। इसका कदापि अर्थ नहीं कि किसी देश में जो एग्रीकल्चर देश है उसको अब इंडस्ट्री लाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंडस्ट्री लाता है, बहुत गुड है, पर ये सोचना क्योंकि हम दूसरों से व्यापार कर रहे हैं तो हम अपने देश में इंडस्ट्री लाएंगे नहीं, इस थीसिस को लेकर चलना हम ला नहीं पाएंगे, ये गलत है। ऐसा अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट वो दिखा रही है, और यही वो अनइक्वल एक्सचेंज की जो टर्म है उस पर चुनौती खड़ी कर रही है। और इन बिटवीन हम देखते हैं, जैसे इस बार हम देख रहे हैं टमाटर के प्राइजेस में जो फ्लक्चुएशन आई है, टमाटर सोने के भाव बिक रहा है, लोग करोड़ों में कमा रहे हैं। ये भी सच है कि नेक्स्ट टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो उसका रेट कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ प्रॉफिट भी होता है, कई बार लॉस भी हो जाता है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, लोग सिटीज़ में मूव करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में ही काम करेंगे, खेती से दूर जाएंगे, तो हम पाएंगे शायद आने वाले समय में जो फूड ग्रेन्स है उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए, या प्राइमरी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए। अगर प्रॉपर कार्टल्स बन जाते हैं तो प्राइमरी प्रोडक्ट की वैल्यू और कई गुना इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि वो तो चाहिए, चाहे फ़ोन तैयार करने हो कोबाल्ट चाहिए, या कुछ और चीज़ें करनी है नेचुरल सोर्स चाहिए। अगर उसकी जो उसकी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो प्रॉपर नेक्सस बना करके ओपेक की तरह बनाती है अपना, तो कामयाब हो सकती है। अब ओपेक बनाने के बाद भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अगर कहीं कामयाब नहीं हुई तो उसके पीछे उनके देश की अपनी, उनके रूलर्स की शॉर्ट साइटेडनेस भी तो हो सकती है। सिंपली क्योंकि ऑयल बेच रहे हैं इसलिए वो बर्बाद हो गई, ये बात नहीं है। उस सोर्स को आपने मोबिलाइज कैसे किया, उस नेचुरल सोर्स से जो इतने अमीर आप हुए, पेट्रो डॉलर्स क्रिएट किए लोगों ने, अरब देशों ने, उसको यूज़ कैसे किया, जो कि अब देख रहे हैं हम वो कर रहे हैं। सऊदी अरबिया भी प्रयास कर रहा है उसको चेंज करने का, तो वो देखना ज़रूरी है। तो ये है बेसिकली अनइक्चुअल एक्सचेंज थ्योरी, जो कि बेसिकली
डिपेंडेंसी थ्योरी को एक थ्योरेटिकल आधार प्रदान करती है। उसके पीछे जो कोर पेरिफेरी का मॉडल है उसमें भी और ज़्यादा व्यापार के संदर्भ में एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करती है। धन्यवाद।